वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन का पार्ट 1 वीडियो आपको मेक ड्रीम करियर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर हम लोगों ने देखा है कि मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन क्या है, क्या कहना चाहता है और कितने इक्वेशंस दिए थे मैक्सवेल साहब ने, उनका डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म किस रूप का है। साथ ही सभी टर्म का पात्र परिचय भी हम लोगों ने किया था और अंत में हम लोगों ने फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन और सेकेंड मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन को हम लोगों ने डिराइव भी किया था। और आज इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डेल, सॉरी वो तो सेकेंड है, थर्ड है कर्ल ऑफ ई, यानी जो होता है वो होता है माइनस कर्ली बी अपन कर्ली टी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई जो है वो माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी होता है। और चौथा इक्वेशन है कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी अपॉन कर्ली टी, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं डेल इंटू डेल क्रॉस है, सॉरी डेल क्रॉस पढ़ते हैं इसको, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी अपॉन कर्ली टी। इन दोनों इक्वेशंस को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग बढ़ाते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, एग्जाम में पूछने की संभावना इस टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा रहता है। तो थर्ड मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन कहता है कि इट इज़ एक्चुअली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है, एक्चुअली फैराडे का ही नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, लेकिन किस में, डिफरेंशियल फॉर्म में। आइए अब हम लोग देखते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कहता है कि द ईएमएफ इंड्यूस इन ए क्लोज लूप, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, बनता है किसी भी क्लोज लूप में, वो इक्वल या फिर आप उसको बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल। क्यों इक्वल और प्रोपोर्शनल बोलते हैं अभी हम लोग नीचे बताएंगे आपको। कहता है कि इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू भी नेगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए क्या कहा हमने कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आप उसको इक्वल भी बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि नेगेटिव दीजिए और रेट यानी कि टाइम से इसको डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स के स्मॉल डी टी। ठीक है, यानी कि डी फाइव ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसको आप भी लिख दीजिए। ठीक है, डी फाइव बी अपॉन डी टी। अब यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनल और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग n कहते हैं, और n का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो आप यहाँ से इसको स्किप करके डायरेक्ट ये वाला आप लिख के उसको 1 भी मान सकते हैं। इक्वल टू लिख के आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप प्रोपोर्शनल लिखिए और इसको दिखा के और अंत में यहाँ आइए और थोड़ा सा इसको सुंदर बनाइए, मेकअप कर दीजिए इसको। तो ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इक्वेशन 1 हम लोगों ने इसको मान लिया है, जहाँ पर डी फाई बी अपॉन डी टी जो है वो है हमारा, यहाँ पर जो फाई बी है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन से हम लोगों को पता है कि डी फाई जो होता है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ स्मॉल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बी डॉट डी एस हम लोग उसको लिख देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ से हम लोग डी फाई का वैल्यू यहाँ पर जाके हम लोग पुट कर सकते हैं। तो पुट करते हैं, आप कुछ नहीं किए, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी फाई इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो पुट कर दिए उसको सीधा। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए क्लोज सरफेस इंटीग्रल जो है उसको हम लोग बाहर लेंगे, और ये जो d है वो b के साथ जाएगा, अपॉन में dt है और यहाँ ds भी है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा कि ये जो d है वो अब कर्ली में चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा चेंज, कर्ली में। तो वही हो गया कर्ली b अपॉन कर्ली t, और इधर ds का ds है। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोगों को पता है कि
सरफेस इज फिक्स्ड इन स्पेस लेवल ओनली बी चेंज विथ टाइम। हम लोगों को पता है कि सरफेस जो है वो क्या होता है, स्पेस लेवल में फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, परिवर्तित नहीं होता है। केवल ये जो बी वेक्टर है वो ही चेंज कर सकता है, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोगों ने क्या कहा कि नाउ ईएमएफ कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज। किसी यूनिट चार्ज को कैरी करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, पहुंचाने में जो वर्क डन होता है उसको कैलकुलेट करके हम लोग ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट है इसका। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ई वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट ए पॉइंट, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज थ्रू डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करा रहे हैं, तो वही हम लोगों ने डी एल वेक्टर हम लोगों ने ले लिया। और अगर ऐसा हम लोग मानते हैं तो जो स्मॉल वर्क डन होगा, वर्क डन आप जो लेके चलेंगे डब्ल्यू, वो हमारा ई डॉट डी एल हो जाएगा, ई डॉट डी एल हो जाएगा। यहाँ पर डॉट लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे कहता है कि सो द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज वंस अराउंड द सर्किट इज, पूरा लेंथ के लिए हम लोग लेंगे तो यहाँ इसको इंटीग्रेट कर देंगे एल लेंथ के लिए, बाकी सेम रहेगा। अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है, क्या पता है कि दिस वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू ईएमएफ ई, दैट इज ये जो वर्क डन है वो ईएमएफ के बराबर होगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे 4। इक्वेशन 3 में हम लोगों ने ईएमएफ का वैल्यू निकाला है, इक्वेशन 4 में भी हम लोगों ने ईएमएफ का वैल्यू निकाला है। अब दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस को हम लोग इक्वेट करेंगे। आप देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए इक्वेशन 3 में ईएमएफ है, इक्वेशन 4 में ईएमएफ है, इन वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। यानी कि इतना बराबर इतना लिखिए या इतना बराबर इतना लिखिए, आरएचएस को इक्वेट हम लोग करने वाले हैं, तो ठीक है। पहले हम लोगों ने इसी को लिखा है तो ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया। इसको हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 3 और 4 का इस्तेमाल करके हम लोगों ने आरएचएस को इक्वेट कर दिया। आगे पता है कि हम लोग लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में स्टोक्स थ्योरम के अनुसार हम लोग बदल सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ डेल हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो आइए उसी को हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करें, हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल है उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई डॉट डी एल है, यहाँ पर कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको कर्ल मिल गया इसका मतलब क्या है, डेल वेक्टर के साथ आपको उसको क्रॉस प्रोडक्ट में करना होगा। तो आप इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इधर डी एस भी रहेगा, ठीक है, डी एस। लेकिन आप इसको कर्ल लिख दिए तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। और इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे 6। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि इसके बदले हम लोगों ने इतना लिखा है, इसको अब हम लोग इक्वेशन 5 में जाके ये जो था उसके स्थान पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। इसको हटा के इसको हम लोग लिख देंगे, तो उस वही की हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 5 और 6 का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस तरह का एक इक्वेशन हम लोगों को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, प्लस में आएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस में आ गया है, बाकी सेम डाटा है। आगे हम लोग देखते हैं कॉमन की बारी आता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको डी एस कॉमन मिल रहा है, सिर्फ डी एस ही कॉमन मिल रहा है। अगर हम लोग डी एस को कॉमन निकालते तो यहाँ क्या बचेगा, कर्ल ऑफ ई, और यहाँ पर बचेगा कर्ली बी अपॉन कर्ली टी। तो यहाँ पर हमारा बचा कर्ली, यहाँ पर देख लीजिए पहले, यहाँ पर बचा है कर्ल ऑफ ई और यहाँ पर बचा है बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। उसके बाद कर्ली बी अपॉन कर्ली टी, ये हमारा बचा हुआ है। ये हमारा इक्वल टू 0 बराबर हो गया, उधर से इधर आया था, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि किसी भी सरफेस का जो अगर कोई बॉडी है तो उसका सरफेस होगा और वो कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी होता है। तो ये क्या होगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और अगर ये 0 के बराबर ये नहीं है तो ये ही होगा। 2 एक्स वाई का वैल्यू अगर 0 है, एक्स डॉट वाई का वैल्यू, ठीक है, एक्स गुना वाई का वैल्यू 0 है, और अगर हम कह दें कि एक्स बराबर 0 नहीं है, एक्स बराबर 0 नहीं है, तो श्योर एंड शॉर्ट कि ये जो वाई है
वो ही जीरो होगा, क्योंकि दो का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा, और एक जीरो नहीं हो सकता तो ऑलरेडी दूसरा ही जीरो, मतलब दूसरा को ही जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये टर्म हमारा जीरो के बराबर होगा, अगर ये नहीं है तो उसको हम लोग जीरो के बराबर ले लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग राइट साइड ले गए तो ये हो गया हमारा माइनस में चला गया, डेल बी करली बी अपन करली टी, और इसको कर्ल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन मैक्सवेल्स का जो थर्ड इक्वेशन है वो हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं चौथा इक्वेशन का बात हम लोग करते हैं। 4 नंबर इक्वेशन ये क्या कहता है, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। ये कहता है कि ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अनुसार हम लोगों को पता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करेंट थ्रीडिंग बाय द क्लोज पाथ। ठीक है, तो ये था, हम लोगों को पता है पहले से एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो होता है वो कहता है कि लाइन इंटीग्रल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड किसी भी क्लोज पाथ वो इक्वल होता है उससे जो करंट पास हो रहा है थ्रीडिंग करंट, और ये जो म्यू नॉट है, ठीक है, म्यू नॉट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों को पता है कि जे जो होता है वो करंट डेंसिटी होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं करंट बाय एरिया। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोगों ने इसको क्रॉस प्रोडक्ट किया, इसको और इसको, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आई बराबर क्या आएगा, जे क्रॉस ए। ठीक है, अगर हम लोग इंटीग्रल फॉर्म का बात करें तो इसको आप हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस, और इसको इक्वेशन 2 हम लोग मान लेंगे। फोर्थ इक्वेशन के लिए हम लोग इक्वेशन 1 2 फिर से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आप चाहे तो उस इक्वेशन नंबर को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए, बोलता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। अब आई का जो वैल्यू आया है भाई उसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। वहाँ पर क्या था, म्यू नॉट टाइम्स आई, अब आई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई, तब पुट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहता है कि लाइन इंटीग्रल को हम लोग स्टोक्स थ्योरम के का इस्तेमाल करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में। तो वही चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। इस लाइन इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इक्वेशन 3 और 4 को मिलाइए, इसके स्थान पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज़ देखिए, इतना बराबर इतना हम लोग लिख दिए। ठीक है, आप इसको पढ़ के हम क्यों टाइम वेस्ट करें, आप सीधा सीधे दिख रहा है, आप खुद पढ़ लीजिए क्या क्या। अब इसको डेल क्रॉस बी इंटू डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस ऑफ जे डॉट डी एस, इतना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कहता है, अब हम लोगों को पता है एक चीज़ और कि बी जो होता है म्यू नॉट टाइम ऑफ एच का होता है। यहाँ पर एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब जहाँ पर मेरा बी था यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे क्या, म्यू नॉट इंटू एच, और यहाँ पर पुट करके कॉमन लेंगे, उसको बाहर निकालेंगे हम लोग। यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा, और बाहर लेके हम लोग राइट हैंड साइड में जो है उससे उसका हैप्पी बर्थडे हम लोग कर देंगे। ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा, बाहर आ गया, ये इसके साथ मर जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे यहाँ पर ये बचा, अब इसको इधर माइनस में लाएंगे, इधर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन का बारी आ गया तो यहाँ पर सिर्फ डी एस, यहाँ पर सिर्फ डी एस कॉमन जाएगा तो यहाँ पर ये टर्म बचेगा, और यहाँ पर ये टर्म, और इंटीग्रेशन ऊपर में भी कॉमन हम लोगों ने लिया था। इंटीग्रेशन को आप ऊपर में हम बोलना भूल गए, सिर्फ डी एस कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन भी कॉमन आ रहा है, तो इंटीग्रेशन को भी आप कॉमन लीजिए। बीच में क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा और ये जे बचेगा। ठीक है, फिर से वही कहानी कि ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, सिंस ये जीरो नहीं हो सकता, यहाँ जीरो हम लोगों ने गलती से लिख दिया था, नॉट इक्वल टू जीरो कर दीजिए इसको। ठीक है, ये जब जीरो नहीं होगा तो ये टर्म ही जीरो होगा, तो इसीलिए इतना बराबर इतना, और या फिर आप इसको कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे भी लिख सकते हैं, जे इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। आगे हम लोग बात करते हैं, ये वैलिड इनवैलिड होता है टाइम वेरिंग फील्ड के लिए। अगर टाइम के साथ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करता है तो ये
फेल हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो इसको हम लोग मॉडिफाइड करना पड़ता है। मैक्सवेल साहब ने इसका मॉडिफाइड किया था। मेरे पास ये एक इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने स्टार इक्वेशन हम लोगों ने मान लिया था, गलती से इक्वेशन नंबर छूट गया, तो फिर बाद में हम लोगों ने इसको स्टार इक्वेशन मान लिया। आप इक्वेशन आगे मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस दोनों तरफ इसका ले लेते हैं। डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या होगा, डाइवर्जेंस बोल रहे हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट में, कर्ल बोलते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में आता, लेकिन डाइवर्जेंस बोल रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। यही अंतर है, अगर हम लोग डाइवर्जेंस लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोगों को पता है कि 0 होता है। दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेने के बाद LHS का वैल्यू के बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 का कंपेयर 5 का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं, 5 में अगर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो इक्वेशन 5 जो है वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आगे की बात हम लोग करते हैं, अगर ये 0 है तो LHS 0 हो जाएगा, यानी कि फिर ये इक्वेशन 6 हमको मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बहुत ही शानदार वीडियो यूट्यूब मेक ड्रीम करियर यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, फेस वीडियो, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। होता है डेल डॉट जे जो होता है वो माइनस करली ऑफ रो अपॉन करली dt होता है। इसको इक्वेशन 7 मानेंगे। 6 और 7 को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 0 लिख दिया। यहाँ से क्या पता चल रहा है, माइनस हो जाएगा तो 0 के साथ मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इसका जो रो का जो डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंशिएट करने पर रो को वैल्यू हमको मिल रहा है 0, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि ये हमारा कांस्टेंट है, यानी कि रो जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, इसीलिए विच ओनली ट्रू फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन, और जो क्या है स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए ही सत्य। अब इसमें हम लोगों को एडिशनल करंट डेंसिटी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि एंड नॉट ट्रू फॉर टाइम डिपेंडिंग, अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए जेसी मैक्सवेल साहब ने सजेस्ट किया था कि इज इनकम्प्लीट, इक्वेशन इज इनकम्प्लीट एंड नीड सम मॉडिफिकेशन। कहा था कि ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है वो क्या है, इनकम्प्लीट है और इसमें कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और उन्होंने सजेशन दिया था कि वी मस्ट ऐड अनदर करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग JD मान रहे हैं। हम लोग क्या मान रहे हैं, JD ऐड करना होगा इक्वेशन RHS ऑफ इक्वेशन स्टार, जो इक्वेशन स्टार हम लोगों ने माना था उसमें, ठीक है। एंड मेक वैलिड फॉर टाइम वेरिंग, और इसको हम लोग टाइम वेरिंग के वैलिड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 4 को अगर इक्वेशन स्टार को अगर आप देखें तो वो क्या था, ये था कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू सिर्फ J वेक्टर था, लेकिन इसमें हम लोग ऐड कर दिए हैं क्या, JD को। तो ये इक्वेशन 8 हमको मिला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस को हम लोग दोनों तरफ लेंगे, ठीक है। टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ दी साइड, फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो इतना बराबर हो जाएगा इतना बराबर, इधर ये वैल्यू हो गया 0 तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है, दोनों प्लस में है, एक को दूसरे साइड ले जाएंगे माइनस में जाएगा, और इसका वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ J, इसका वैल्यू हमको पता है कहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। इसको आप देखिए, यही चीज़ वहाँ पर है इक्वेशन 7 से, ठीक है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा छूट चुका है, यहाँ पर आपको डॉट लगाना पड़ेगा, तब ये हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फार्मूला बनेगा। और इसका RHS हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस में करली रो अपॉन करली टी, और यहाँ माइनस माइनस मिला के फिर प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा है कि डेल अपॉन ई जो है वो ये होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारा क्या होगा, रो टू डेल रो इक्वल टू डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करके यहाँ से रो का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इतना बदले हम लोग क्या किए, इतना हम लोगों ने लिखा है, तो अब हम लोग रो का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला, अब इस रो का वैल्यू को जाके हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रो का वैल्यू
पुट करेंगे जो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था। तो रो का वैल्यू यहाँ पर पुट हम लोगों ने किया। अब हम लोगों को पता है कि डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ई, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी। तो वही चीज़ हम लोग किए हैं, उसके बदले हम लोग लिख दिए डी। आप कंपेयर कर दिए दोनों तरफ, डेल इधर भी है, डेल इधर भी है, और दोनों डॉट प्रोडक्ट में है, तो डाइवर्जेंस इधर भी है, डाइवर्जेंस इधर भी है, तो उसके साथ जो प्रोडक्ट में है वो इक्वेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 8 में पुट करेंगे, जेडी का वैल्यू यहाँ जो हम लोगों ने निकाला है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैक्सवेल्स का चौथा इक्वेशन यानी कि फोर्थ इक्वेशन हमको मिलेगा। अंकुल सर का 2 बार कॉल आ चुका है, तो वीडियो भी समाप्त हो चुका है। आगे देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो, या फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।